लास्ट टाइम जो है ना हमने चलाई थी सिट्रोइन बसाल्ट ऑटोमेटिक, वो भी टर्बो थी, ये भी टर्बो है, बट अगेन ये जो है ना टर्बो तो है लेकिन ये मैनुअल में है। मैनुअल में जो इसमें 6 स्पीड का जो है ट्रांसमिशन आता है एंड अगेन 6 स्पीड का जो ट्रांसमिशन है ना वो आपको पता है कि एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के लिए कितना ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली अपन देखते हैं तो 12 सीसी में 5 स्पीड का ही मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में 6 स्पीड का गियर बॉक्स है जिसकी वजह से ये गाड़ी ज़्यादा बेटर जो है आपको परफॉर्मेंस दे पाती है, आरपीएम ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, माइलेज अच्छी दे पाती है। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में अपन देखेंगे और देखेंगे ये सिट्रोइन बसाल्ट यदि आप मैनुअल में लेते हो परफॉर्मेंस कैसी है, कंफर्ट कैसा है, ओवरऑल गाड़ी को चलाने में कैसी फील है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन जानते हैं। प्राइसिंग की बता दूं तो लगभग 14.5 लाख के आसपास ये ऑन रोड पड़ता है। इसका टॉप एंड वेरिएंट टर्बो वाला ड्यूअल टोन। सो बेसिकली जो आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लोगे वो तो आपको मिल जाएगा 9.5 लाख से, या फिर 9 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है उसकी ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब टर्बो पे अपन जाते हैं ना तो लगभग 10.5-11 लाख रुपए तक इसका जो है स्टार्टिंग टर्बो इंजन आता है। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं सिट्रोइन बसाल्ट का जो है ये मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ये टर्बो इंजन दोनों मिलके कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कैसी फील देते हैं ड्राइविंग में। सबसे पहले आप इसकी की देख लो। की जो है ना बिल्कुल ही बेसिक है, लॉक अनलॉक एंड जो है इसमें कोई नॉर्मल लाइक जो है पुश स्टार्ट बटन भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ही ये सिंपल सी फ्लिप की मिलती है। तो की को यहाँ पे इंसर्ट करो। अब इस गाड़ी को इतना सिंपल इसलिए रखा गया है, ओके इसको मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। इतना सिंपल इसलिए रखा है ताकि ये जो गाड़ी है ना आपके बजट में फिट हो पाए। और इस सेगमेंट में कार भी आती है, बट अगेन वो आप लोगों को फीचर तो बहुत सारे दे देती है, बट फिर प्राइस सेगमेंट जो है ना ऊपर चला जाता है। लेकिन ये जो गाड़ी एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। सबसे पहले तो ज़बरदस्त एसी मिलता है। देखो लोएस्ट टेम्परेचर इसमें 14 सेट कर सकते हो, तो मतलब भैया कुल्फी जो नहीं जमेगी, बट हाँ आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप जो एसी को बंद करने पर मजबूर हो जाओगे। उसके बाद इसके अंदर ये बड़ा सा टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले मिलेगा। एंड ये जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि आपको जो बेसिकली चाहिए चीजें वो इसमें बिल्कुल दे रखी हैं। उसके बाद जो एक कमी मेरे को लगती है वो क्या है कि इस गाड़ी में जो है ना क्रूज कंट्रोल नहीं है, वरना वो चीज़ होती है ना तो आई थिंक सारी चीज़ें सॉर्टेड थी, फिर कोई दिक्कत थी नहीं। वायरलेस चार्जर है, फ़ोन मैंने यहाँ पे चार्जिंग में लगा दिया है। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, हैंड ब्रेक हटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना एक डेड पैडल होना चाहिए था जो कि नहीं है गाड़ी के अंदर। मैनुअल है, कोई ज़रूरत है नहीं, बट हाँ फिर भी आजकल दे रही हैं कंपनियां तो आई थिंक होना चाहिए। लॉन्ग ट्रैवल में जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ है वो। बट उस डेड पेडल का फ़ायदा जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तब। फर्स्ट गियर डाला, काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स है और जिसकी ग्रिप है वो भी बढ़िया है। तो यहाँ पे जो ना मैं देखता हूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, उस हिसाब से अड़ेगी कि नहीं। ये जो है ना ये देखो साइड से मैं गाड़ी को उतारूँगा, इसके ऊपर से गाड़ी उतर गई बड़ी ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आई। ऑटोमेटिकली सारी विंडोज़ लॉक हो जाती है आफ्टर 15 और 20 की स्पीड के बाद। अब देखो टर्बो है, सो हर एक गियर में वो पंच है, हर एक गियर में वो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। एक अलग ही जो है साउंड निकल के आती है जो फील कराती है, बिल्कुल जो परफॉर्मेंस वाली जो प्योर साउंड होती है ना, काफ़ी बढ़िया सी दमदार सी वैसी जो है आपको साउंड फील होगी। ओके परफॉर्मेंस के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक ज़रूरी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी के अंदर जो ना आप लोगों को फ्रंट में बोनेट दिखेगा पूरा, चाहे आप कहीं पे भी अपनी सीट हाइट कैसी एडजस्ट कर लो बोनेट दिखेगा। रेड कलर है गाड़ी का, आई थिंक कैमरे में उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, बट मेरे को पूरा जो बोनेट है वो दिख रहा है। उसके बाद इधर विंडोज से पूरा बढ़िया व्यू रहता है। सो सिटी में जब ट्रैफिक में आप चलाते हो तो पूरा जजमेंट लेवल बना रहता है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी बढ़िया बड़ी गाड़ी जैसी फील देता है। ये जो शेप है इसकी, ये आपने शायद फॉर्च्यूनर के स्टीयरिंग में भी देखी होगी। ये जो पूरा डिज़ाइन है ना, ये तो बड़ी गाड़ी जैसी फील जो है ना आपको आएगी इस गाड़ी को चला के। उसके बाद इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो बढ़िया है, क्योंकि सिटी में जब अपन चलते हैं सो म्यूजिक सिस्टम ऑन रखते हैं और वहाँ पे जो है अपन गाने सुनते हैं। लॉन्ग ट्रैवल में भी सुनते हैं, बट अगेन जब अपन सिटी में चलते हैं तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा शोर शराबा रहता है, तो अपन क्या करते हैं कि चलो ठीक है यार म्यूज़िक चला लिया। तो इसकी जो क्वालिटी है ना म्यूज़िक की, सही में बहुत बढ़िया है। आप ट्राई करना एंड आपको पता चल जाए, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी मैंने म्यूज़िक टेस्ट किए ना इस सेगमेंट की कार्स में भाई सबसे बढ़िया है। अक्सर जो गाड़ियां लोग साइड में कर देते हैं उनमें कुछ एक चीज़ें मेरे को बहुत सही लगती है, जैसे काइगर है, रेनो की काइगर है, उस गाड़ी को भी लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। मेरे को नहीं पता क्यों नहीं करते, हो सकता है शायद उसकी इंजन उस लेवल के ना हो या फिर फिट एंड फिनिश ना हो, बट ठीक है। लेकिन उसका भी म्यूजिक सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, इसका भी म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है। तो इस प्राइस रेंज में आई थिंक काफ़ी सही जो है म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी के अंदर। अब सामने हाईवे है, हाईवे पर अपन गाड़ी को दौड़ाएंगे,
चलाएंगे, पता चलेगा गाड़ी कैसी है, कितनी फन टू ड्राइव है। क्योंकि मैनुअल में यदि टर्बो इंजन मिल जाता है तो फिर क्या ही कहना, क्योंकि अपने को N-Line जो आती है ना i20 उसके अंदर भी मैनुअल में मिल जाता है टर्बो इंजन। बट ये जो टर्बो इंजन है इसके अलग मज़े हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसके इंजन की साउंड है ना, हालांकि एग्जॉस्ट से कोई साउंड नहीं आती, एग्जॉस्ट कोई ऐसा फैंसी नहीं बना रखा यार उसमें आपको साउंड फील हो। इसके तो इंजन से ही आगे से आवाज़ आती है, ऐसी घुर्राने वाली जो नहीं आती है, ऐसी साउंड दमदार सी, वो फील होगी आपको। तो वो लगता है कि हाँ यार आप कोई इंजन लेके चल रहे हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है जिसमें बढ़िया इंजन है, तो वो चीज़ आपको फील होगी। अगेन जो इसके कंट्रोल्स हैं वो सही है, लाइक इधर जो आपके हेडलैम्प के हैं, इधर वाइपर्स के हैं, और ये इधर ही होने चाहिए क्योंकि इंडियंस को मेनली इन्हीं की ही आदत है। बाकी जर्मन कार्स वगैरह होती है उनमें थोड़ा अपोजिट रहता है, अमेरिकन कार्स में भी अपोजिट रहता है, बट ठीक है अपने हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब देखो, अब मैं 5th गियर में चल रहा हूँ, 2000 RPM पे ही ये 90 की स्पीड पे चल रही है। सपोज मैं 6th गियर डाल देता हूँ, 6th गियर पे अब देखता हूँ 2000 RPM पे कितनी जाएगी। 2000 RPM पे 105 के आसपास चल रही है। भाई साहब बड़े ज़बरदस्त RPM है, और 2200-2300 RPM पे आप चलाओगे तो सपोज़ ये जो गाड़ी है किस स्पीड पे जाएगी। बट जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल RPM का रेशियो होता है वो 2000 RPM पे होता है कि 2000 RPM ठीक है, बढ़िया है। 2000 RPM पे आपकी गाड़ी माइलेज भी दे रही है, 2000 RPM पे आपकी गाड़ी जो है स्मूथ भी चल रही है, उस RPM पे जो आपकी गाड़ी बिल्कुल फालतू कोई नॉइस नहीं करती, तो वो RPM इसलिए मेरे को ज़्यादा सही लगता है। अब आपको कुछ एक चीज़ें और दिखा देता हूँ, जैसे इसकी जो माइलेज वगैरह वो रीसेट कर देता हूँ। देखो अभी तक अपन ने जैसे चलाई वैसे चलाई, TPMS भी यहाँ पे शो करता है, बट वो उसमें ऐसा है जिस टायर में हवा कम होती है फिर वो वार्निंग दे देता है, ऐसा पता नहीं चलता कि कौन सा टायर है कौन सा नहीं। अभी मैंने माइलेज इसकी रीसेट कर लिया है। अब अपन हाईवे पे चलेंगे ना, तो आप लोग देखना कि किस तरीके से मैं चल रहा हूँ और उस हिसाब से क्या माइलेज आ रही है। ओके, तो मैं इंडिकेटर दे देता हूँ, अपने को हाईवे पे चढ़ना है, और थोड़ा सा ना अभी लाइक सन डाउन जा रहा है, दैट्स व्हाई थोड़ी लाइटिंग कम हो रही है। ओके, अभी 24 की माइलेज शो कर रही है क्योंकि अभी कुछ चले ही नहीं है ना, जस्ट 400 मीटर। अब 11 हो गई, एकदम से 11 पे आ गई 24 से। तो अब जो है ना अपन इसको चलाएंगे 100 के आसपास ही, 100 की स्पीड लिमिट है, 100 के आसपास ही अपन इसको चलाएंगे। और सही बता रहा हूँ, ये 100 कब चली जाती है पता भी नहीं चलेगा। ओके, साइड ले लेते हैं। इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है ना वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको लगेगा कि जो आपकी गाड़ी है ना वो हवा में चल रही है, क्योंकि टायर की कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती गाड़ी के अंदर। ठीक है, टायर नॉइस कोई फालतू के अंदर नहीं आती, इतनी सॉफ्ट चलती है कि जो सस्पेंशन इसमें यूज़ किए गए हैं ना वो काफ़ी बढ़िया है। तो अब 110 गई, मेरे को लग रहा है कि 100 पे ही चल रही थी, बट 110 ये जा चुकी थी और गाड़ी एहसास ही नहीं कराती कि इतनी स्पीड पे चल रही है। अब मैं 99 पे चल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ। ये सब डिपेंड होती है कि आपकी गाड़ी की जो आगे अंदर की जो पूरी डैम्पिंग है वो किस लेवल की गई है और सस्पेंशन किस लेवल के ऐड किए गए हैं। तो उस मामले में जो ना सिट्रोइन की हर एक गाड़ी बढ़िया लगती है मेरे को, क्योंकि इनके जो लाइक सस्पेंशन सेटअप है वो बढ़िया है, कंफर्टेबल राइड दे पाते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा कोई नॉइस ऐसी फील नहीं होती, और गाड़ी जो ना काफ़ी स्मूथ और काफ़ी सॉफ्ट चलती है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको थकावट नहीं होगी। जब आप लंबे ट्रिप पे निकलोगे ना आपको थकावट होगी ही नहीं। उसके बाद जो गियर बॉक्स है ये भी काफ़ी बढ़िया है, हालांकि रिवर्स इसमें जो ना आपको लाइक ऐसे शिफ्टर को ये ऊपर की तरफ करके और लेफ्ट में डलेगा, बट बाकी सारे जो 6 गियर है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है यार। मतलब 6 गियर कौन देता है इस सेगमेंट में, नॉर्मली 5 गियर का जो है मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, बट 6 गियर है, जिसकी वजह से देखो मैं हाईवे पे भी 90-100 चलाता हूँ तो 19 की माइलेज मेरे को मिल रही है हाईवे पे। वहीं पे मैं लोकल चलता हूँ तो 12-13 की वहाँ पे भी मेरे को मिल जाएगी। सो गाड़ी जो है अपने आप में काफ़ी बढ़िया जो है गियर बॉक्स के साथ आती है, क्योंकि मेन गियर बॉक्स और इंजन का ही होता है। क्लच की बात करूं तो क्लच भी इसकी बढ़िया है। क्लच कंपेयर करते हुए यदि आप मारुति वगैरह से तो ऑलमोस्ट वैसी है, उनकी भी जो है ऐसी लाइट क्लच होती है और इस गाड़ी में भी लाइट क्लच है। लेकिन यदि आप कंपेयर करोगे टाटा से, सो आई थिंक टाटा की जो क्लच है वो बिल्कुल ही अलग है। टाटा जैसी क्लच शायद आपको या तो मिलेगी रेनो वगैरह में या निसान वगैरह में, बट इन सब गाड़ियों में ना बढ़िया है, स्मूथ क्लच है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे जो है नहीं है, और ना ही कोई कॉस्ट कटिंग यहाँ पे इन्होंने की है। सो ओवरऑल यदि इसी स्पीड से मैं चलूँगा और मैं जा रहा हूँ कहीं 100, 200, 400 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं ना, मैं 18 से 20 की माइलेज ईजिली निकाल लूँगा। अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आती है कि क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, वरना क्रूज़ कंट्रोल पे मैं गाड़ी को रख के छोड़ दूँ तो और ज़्यादा बढ़िया माइलेज निकाल पाएगी और मेरे लिए जो है लॉन्ग ड्राइव और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लेकिन सीन पता है यहाँ पे क्या आ रहा है कि अब क्रूज़ कंट्रोल है ही नहीं, तो अपन क्या करें। तो क्रूज़ कंट्रोल में भी इसके नेक्स्ट अपडेट में सिट्रोइन को लाइक जो है ऐड करना चाहिए, क्योंकि यार देखो
15 लाख रुपए मैं इस गाड़ी पे लगा रहा हूँ। सो मैं वो जो फीचर जो है उसको ज़रूर से मिस करने वाला हूँ और मिस कर भी रहा हूँ, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल जो है ना बेसिक नीड हो चुकी है आज की डेट में, और हाईवे बढ़िया बन चुके हैं। दैट्स वाई क्या है कि वो ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ है। एडास नहीं है, नो इशू, बट क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, ये जो है थोड़ा सा इशू मेरे को लगा, क्योंकि वो होना चाहिए। वो ज़्यादा यूज़ वाला जो है ना फीचर लगता है मेरे को। उसके बाद में गाड़ी के अंदर जो है बाकी सारी चीज़ें आपको बेसिक मिलेगी, लाइक IRVM बिल्कुल बेसिक सा है, यहाँ पे हेलोजन लाइट्स वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें आप देखोगे ना तो आपको बेसिक लगेगी। बट अगेन जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन का है, या जो AC वेंट्स हैं ये काफ़ी प्रीमियम फील कराते हैं। सो ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन यदि किसी को लाइक ऐसी चाहिए फैंसी कार, तो आई डोंट थिंक ये कार उनके लिए बनी है। बात करूँ पैसेंजर्स के हिसाब से कि जिनको कंफर्ट चाहिए गाड़ी में, उनके लिए भी गाड़ी बहुत सही है, क्योंकि पीछे वाली जो सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल है यार। पीछे जो है ना आप देखोगे तो एक अलग ही लेवल का कंफर्ट है। ओवरऑल जब सस्पेंशन बढ़िया है, सो फिर देखो चाहे आगे बैठ जाओ चाहे पीछे, कंफर्ट आपको गाड़ी में बढ़िया मिलेगा। तो इस वजह से ये जो गाड़ी है ना अपने सेगमेंट में बेस्ट कंफर्टेबल कार बनती है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो ज़्यादा बढ़िया है कंपेयरिंग टू बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स। कारों से भी यदि कंपेयर करो ना तो उससे भी बढ़िया इसका सस्पेंशन सेटअप है। जो इसमें लाइक आपको कंफर्ट मिलता है ना वो बढ़िया मिलता है सही में। इनकी जो C5 एयरक्रॉस आई थी ना, तब इन्होंने दिखाया था कि यार मेन कंफर्ट होता क्या है इंडियन रोड्स पे, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क जो होता है ना वो यही होता है कि इंडियन रोड्स पे हर किसी कंपनी की बस की है ही नहीं कि उनकी गाड़ियां कंफर्ट दे पाए। लेकिन सिट्रोइन ने जो है ना ये चीज़ दिखा दी थी कि भैया हम जो है ना जिस सेगमेंट में गाड़ी लेके आएंगे, जिस बजट में लेके आएंगे, कंफर्टेबल कार हमसे बढ़िया कोई बना ही नहीं पाएगा। और वही चीज़ हुई, क्योंकि ये जो गाड़ी लेके आए हैं, जितनी भी गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी उठा लो XYZ, सब गाड़ियाँ बढ़िया कंफर्ट ऑफर करती है। तो उसी तरह ये गाड़ी भी बढ़िया कंफर्ट जो आपको दे देगी। अब 22 की जो है माइलेज मेरे को मिल रही है। अब मैं गाड़ी को साइड में लगाऊंगा और मैं जो है इसका हर एक गियर में परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगा कि जो गाड़ी है वो क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। अब माइलेज को जो है मैं ऐसे हटा देता हूँ, आई थिंक हटा देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई अब सेंस नहीं है यहाँ पे देखने का। अब देखेंगे अपन सिर्फ स्पीड और जो है RPMs। ओके जी, साइड पे मैं गाड़ी लगाऊंगा नहीं, बस हल्की सी डाउन करूंगा। 12 की स्पीड में अपनी गाड़ी फिलहाल अभी चल रही है। ओके, कर लेते हैं एक बार। सो अभी फुल में थ्रोटल दूंगा और गाड़ी को भी उठाते हैं। बढ़िया सा जो है इसने स्पिन किया, हल्का सा फिर लैग लेती है। ये देखो सेकंड गियर में भी जो है स्पिन इसने किया। सो जो परफॉर्मेंस है वो हर एक गियर में रहती है। थर्ड गियर में स्पिन नहीं करा, क्योंकि भाई ऑलरेडी 100 के आसपास गाड़ी जा चुकी थी। सो जो इंजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट तो है। ओके, इससे ज़्यादा अपन नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अपन स्पीड क्रॉस कर चुके हैं। बट सोचो कि अब यहाँ पे मैं 6th गियर डालता हूँ। ओके, 6th गियर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वापस से मैं RPM पे आ जाता हूँ। ओके, अब जो ना आपको RPM दिखाता हूँ कि 123 पे मैं चल रहा हूँ। देखो यार, मतलब 2200-2300 RPM पे चल रही है गाड़ी। ओके, ब्रेकिंग भी टेस्ट हो गई है, क्योंकि कुछ लोग बेवकूफ़ हरकतें कर देते हैं। अब सोचो ये वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड में साइड में, क्या सेंस है यार, और वो भी बीच वाली लाइन में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे बस थोड़ा बच के। ठीक है, ब्रेकिंग वगैरह सब बढ़िया है, इसमें फ्रंट में डिस्क मिलते हैं, सो ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पॉन्स बढ़िया ही मिलेगा। सो ये जो सिट्रोइन के बसोल्ट है ना यार, इसकी सारी ही चीज़ें आपको ऐसी लगेगी शटल सी, लाइक आप उसमें कमी निकाल नहीं पाओगे। यदि आप इसका सबसे बेस वेरिएंट उठाते हो ना, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाला, हालांकि उसमें पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें 109 bhp की पावर, 205 Nm का टॉर्क मिलता है एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। सो जब आप नेचुरल एस्पिरेटेड उठाओगे वहाँ पे आपको पावर थोड़ी कम मिलती है, लगभग 15 से 20 bhp। बट वो जो गाड़ी है ना वो भी बढ़िया है चलने में, एरोडाइनमिक्स सब उसके ऐसे ही हैं एंड जो ड्राइविंग प्लेजर वो भी सेम ऐसा ही है। बस ये है कि पावर यदि आपको चाहिए तो टर्बो की तरफ जाओ, और पावर यार देखो आजकल 80 bhp है तो वो काफ़ी है। आई डोंट थिंक कि यार इंडियन रोड्स पे उतनी ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस अपन टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब देखो कहीं पे भी कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है। पीछे मैंने दिखाया था ना क्रेटा वाला भाई साहब कैसे, मतलब साइड वाली लेन में, तो एकदम से जब ये चीज़ें आती है तो शायद वो परफॉर्मेंस जो है ना कई बार खतरा बन जाती है अपने लिए। बाकी ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी इस गाड़ी से रिलेटेड। सीट्स का कंफर्ट बात करूँ तो इसमें वेंटिलेटेड सीट आई थिंक टॉप एंड वेरिएंट्स में ऑफर करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी गर्मी में जो है ना ये जो लेदर है ये पीछे से बिल्कुल लाइक कर देता है यार, थोड़ा सा लगता है मेरे को कि हाँ जो अपनी बैक है वो थोड़ी बोलूँ तो गीली हो जाती है, क्योंकि जो पसीने हैं ना वो आते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो वो है। बाकी ये कुछ फीचर्स है जो कि शायद ऐड हो जाएं यार इसके टॉप एंड वेरिएंट में, तो मतलब मज़ा ही मज़ा है, क्या ही कहना फिर। और बाकी तो सारी चीज़ें देखो सही है, एक क्रूज़ कंट्रोल, एक वेंटिलेटेड सीट कर दो ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस गाड़ी को जो है ना आप आँख बंद करके ले लो।
अभी यदि लेना चाह रहे हो तो भी ले सकते हो, बट ये दो चीज़ यदि आपके लिए मेन प्रायोरिटी है तो शायद फिर आप इस गाड़ी की तरफ ना जाके किसी दूसरी गाड़ी की तरफ जा सकते हो, तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी बात करूँ स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी बढ़िया है, लाइट रहता है, लाइट फील होगा आपको सिटी में भी हाईवे पे भी, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्टीयरिंग बिल्कुल लाइट फील होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस की यार, जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ सो जो अपने लेग्स है ना बिल्कुल ऐसे ओपन हो गए, ऐसे यार अपन बैठ पाते हैं इसमें ना, ऐसे करके नहीं बैठ पाओगे आप। कुछ गाड़ियाँ होती है ना जिनमें कुछ इस तरीके से पोस्चर निकल के आता है, चलो ये पैर आपने साइड में ऐसे रख लिया बट उसमें ऐसे निकल गया था, बट इसमें तो पैर ऐसा ही रहेगा आपका, क्योंकि जो गाड़ी है ना काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी खुली खुली है ना, दैट्स वाई। ओवरऑल आप कहीं पे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, आपको खुली खुली गाड़ी फील होगी। लगभग 470 के आसपास जो इसका 470 लीटर के आसपास बूट स्पेस भी है। सो जगह काफ़ी है गाड़ी में, 4 लोग 5 लोग बैठ जाएंगे, उनका सामान आ जाएगा पीछे, और उसके बाद गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया है। सो ओवरऑल ये था मेरा एक डिटेल्ड रिव्यू। बाकी आप लोग मेरे को बताओ कि आपको जो है इस गाड़ी पे कोई और क्वेश्चन हो या फिर कोई डाउट हो तो मैं उसका जो रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।